नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास और मेवाड़ राज्य के इतिहास में आज अपन पढ़ेंगे रावल रतन सिंह की प्रेम कहानी। यानी समर सिंह के दो पुत्र हुए थे, रावल रतन सिंह और रावल कुंभकर्ण। रावल कुंभकर्ण के बारे में हमें इतनी सी जानकारी मिलती है दोस्तों कि उन्होंने मेवाड़ से नेपाल जाकर नेपाल के अंदर रावल शाखा की स्थापना की थी, बस इतनी सी जानकारी। और मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की प्रेम कहानी आप सब लोगों ने देखे भी होगी और सुने भी होगी और वीडियो भी देखे होंगे, और पद्मावत इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, वो भी आपने देखी होगी। लेकिन आज आपको मैं यहाँ से एकदम गहराई से समझाने का प्रयास करूंगा जो अलाउद्दीन खिलजी और देवपाल जो शासक हुए थे उनकी और पद्मिनी पर जो नजर पड़ती है और उन्होंने कौन कौन दूत भेजे थे, उन दूतों के नाम साथ में लेकर मैं आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, ये जो कहानी जो टिकी गई है ये पद्मावत ग्रंथ के ऊपर आधारित है। काफी ग्रंथ और भी मिले हैं लेकिन पद्मावत ग्रंथ की नकल ही सब ग्रंथों में की गई है। इसके पहले जो पद्मावत से पहले कुछ मौखिक रूप से बता दिया गया है। यानी चारण कवि था एक वेन, उन्होंने रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बारे में कुछ मौखिक रूप से वृतांत बताया भी था, ऐसी जानकारी मिलती है। तो अपन जो पद्मावत ग्रंथ के आधार पर जो चलेंगे उसकी अपन बात करेंगे। आप सिर्फ कहानी को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। राजा जो भी हैं, राजाओं का विवरण ऐसा ही होता है कि सारे जितने भी शासक हैं उनको दिमाग ऐसा ही होता है, जैसे दिमाग में फिट किया जाता है वो चीज वैसे ही फिट हो जाती है। तो अपन यहां से चर्चा करेंगे मेवाड़ का शासक, और मेवाड़ का शासक कौन है पहले आप बेसिक समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा बेसिक। तो दोस्तों, ये अपना यहाँ से क्षेत्र पड़ता है। पहले आपको मैं कुछ नाम वगैरह बता देता हूँ। यानी ये जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, ये क्षेत्र अपना पड़ता है मेवाड़। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मेवाड़ पड़ता है। और दोस्तों, अपने इसके समकालीन स्थितियों की कुछ अवलोकन करेंगे। ये मेवाड़ पड़ता है और ये दोस्तों अपने यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र का नाम है दोस्तों दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली पड़ता है। और यहाँ दोस्तों एक क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र का नाम है सिंहल द्वीप। क्या नाम है? सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप। और दोस्तों यहाँ ये मेवाड़ का ही पार्ट मान लेते हैं अपन। यहाँ एक क्षेत्र और पड़ता है, बीच में मान लेता हूं मैं, यहाँ मान लेता हूं। यहाँ एक क्षेत्र और पड़ता है, इस क्षेत्र का नाम है कुंभलमेर। कुंभलमेर। तो दोस्तों इसकी अपन अलग अलग तरीके से बात करेंगे। सारे पहले शासकों का वर्णन जानेंगे और फिर उनके ग्रंथों की बात अपन करेंगे। वैसे तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि राजा जो होता है उसके ऊपर कभी भी इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि सूत्या शेर जंगल कहाँ राजा, उसे जगाना ना चाहिए भाई, उसे जगाना ना चाहिए। राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना ना चाहिए। दे विश्वास किसी के ऊपर घात लगाना ना चाहिए भाई, घात लगाना ना चाहिए। पर नारी के सपने में भी हाथ लगाना ना चाहिए। यानी राजाओं के ऊपर राजा जोगी अग्नि जल से प्रीत लगाना आना चाहिए। जैसे वर्तमान में कहते हैं पुलिस वालों से प्रीत नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों मैं रोमांटिक टॉपिक है, रोमांटिक तरीके से, जैसे ऑफलाइन से थोड़ा सा कम रोमांटिक आपको पढ़ाऊंगा। जैसे ऑफलाइन में तो ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं क्लास के अंदर, और वैसे अपन थोड़ा सा रोमांटिक करके पढ़ाऊंगा, आप ऐसे मत समझिएगा। मेवाड़ इतिहास का जो शासक हुआ है उसका नाम है दोस्तों रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। रावल रतन सिंह पूरा नाम लिखेंगे। यानी क्या नाम लिखेंगे? रावल रतन सिंह। क्या नाम है? रावल रतन सिंह। तो दोस्तों रावल रतन सिंह की अपन पहले दो बात करेंगे कि जो रावल रतन सिंह हुआ था इसने लगभग 13 शादी करने का उल्लेख मिलता है। लगभग मेवाड़ का 36वां शासक ऐसे मानते हैं। यानी 13 शादी करने का उल्लेख मिलता है। 13 शादियों में दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट जो पत्नी थी, 13 शादियों में यदि बात करें तो इंपॉर्टेंट एक तो दोस्तों थी नागमती। एक पत्नी का नाम तो क्या है? नागमती। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पत्नी का नाम जो आपने सुना ही होगा, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, उस पत्नी का नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। वो कैसे आएगी, कैसे इनकी प्रेम कहानी होती है, क्या क्या इस पत्नी को लाने के लिए इसको समस्या का सामना करना पड़ता है, उस समस्या की एक पूरी कहानी का वृत्तांत अपन देखेंगे। पूरे वीडियो को मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे बढ़ते रहिए। अब जो दोस्तों इनकी प्रेम कहानी यानी अति प्रिय पत्नी कौन थी? पद्मावती थी।
ये भी दोनों प्रिय पत्नी थी 13 पत्नियों में। अब दोस्तों दिल्ली इसके समकालीन स्थिति की यदि बात करते हैं, इसके क्या बात करते हैं, समकालीन बात करते हैं, समकालीन 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 यानी रतन सिंह का दोस्तों जो कार्यकाल रहता है, कार्यकाल 1302 से लेकर 1303 तक रहता है। 1302 से लेकर और 1303 तक इसका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। इधर दोस्तों यदि दिल्ली की बात करें तो रतन सिंह के समकालीन जो शासक था, दिल्ली का शासक दोस्तों था, ये था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था चिमना। अति प्रिय पत्नी थी अलाउद्दीन खिलजी की, चिमना। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों 2-3 बात और भी करें अपन तो कहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी का एक दूत था, दूत का नाम था दोस्तों सुरजा। क्या नाम था, सुरजा। और दोस्तों इसकी यदि बात करें, एक दूती थी इसके पास में, एक लड़की थी दूतनी, उसका नाम था दोस्तों आशा। आशा रखे करती दोस्तों, आशा बड़ी वकील होती है। आशा यानी सब्र रखनी पड़ती है, कोई भी काम को शांति से हर चीज प्राप्त करते हैं कि सब्र रखो ये मुसीबत के दिन है गुजर जाएंगे, सब्र रखो ये मुसीबत के दिन है गुजर जाएंगे, जो आज मुझे देखकर हंसते हैं कल वो मुझे देखते ही रह जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आशा तो रखनी पड़ती है, आस बिना के हुआ। आगे दोस्तों देखिएगा, कुंभलमेर का शासक जो था दोस्तों, यहाँ का एक शासक था, शासक का नाम था देवपाल। क्या नाम था, देवपाल। मैं आपको पूरी कहानी समझाने का प्रयास करूंगा। देवपाल, कुंभलमेर का शासक कौन था, देवपाल, जो रतन सिंह के समकालीन था और दुश्मन भी था इसका। और इधर दोस्तों सिंहल द्वीप को कहा जाता है दोस्तों श्रीलंका। क्या कहा जाता है, श्रीलंका। वर्तमान में क्या कहते हैं, श्रीलंका। 7 समुद्र पार लंका जाइए हो, यानी वहां पर बजरंग बली गए थे, भगवान राम गए थे, और यहाँ का शासक एक रावण जो 14 शास्त्रों का ज्ञाता भी हुआ था। सिंहल द्वीप का दोस्तों एक शासक था, उसका नाम था सिंहल द्वीप का शासक का नाम है दोस्तों गंधर्व सेन। क्या नाम है, गंधर्व सेन। दोस्तों मैं इस इतिहास की पूरी जानकारी बताने का प्रयास करूंगा। गंधर्व सेन शासक है, और इसकी पत्नी का नाम है दोस्तों, पत्नी का नाम है दोस्तों चंपावती, चंपावती। इस पत्नी का क्या नाम है, चंपावती। दोस्तों इसी की एक पुत्री का नाम मिलता है दोस्तों, इसकी एक पुत्री है, पुत्री का नाम क्या है, पुत्री का नाम मिलता है दोस्तों पद्मावती। क्या नाम मिलता है, पद्मावती को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, पद्मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मनी कहते हैं, रानी पद्मनी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पद्मावती विश्व सुंदरी महिला विख्यात थी, विश्व सुंदरी थी, बहुत ही सुंदर थी। और पद्मावती जो थी, पद्मावती के पास में दोस्तों एक तोता हुआ करता था, उस तोते का नाम था हीरामन। क्या नाम था, हीरामन तोता था। हीरामन तोते को दोस्तों हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। ये आदमी की हूबहू बोली बोलता है, जिस प्रकार आदमी बोलता है उसी प्रकार ये तोता बोलता है, जैसे आप कहोगे वैसे बोलता है। हर प्रकार की शैली को समझता है और अपने को समझाने का प्रयास करता है। बड़ा ही रोमांटिक और विचित्र तोता था ये पद्मनी के पास में था। दोस्तों इसी के दरबार में पद्मनी के चाचा और भतीजा भी रहा करते थे। चाचा भतीजा, पद्मनी के चाचा भतीजा। चाचा का नाम था गोरा और भतीजा का नाम था, भाई का नाम था बादल। गोरा और बादल भी पद्मनी के दरबार में रहे करता। बात भी अपन अठू काम की है दोस्तों। तो इस मैप को आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों अपन कहेंगे रावल रतन सिंह और रानी पद्मनी की जो प्रेम कथा है उसको अपन कहेंगे, किस प्रकार से जो विवरण मिलता है उसकी अपन चर्चा करेंगे। यानी अपने पास में दोस्तों एक ग्रंथ मिलता है, रावल रतन सिंह और पद्मनी की प्रेम कहानी के लिए ग्रंथ लिखा गया है, एक पद्मावत क्या लिखा गया है, ग्रंथ लिखा गया है। पहले बेसिक समझिएगा, फिर अपन कहानी की ओर चलते हैं। पद्मावत ग्रंथ लिखा गया है, और पद्मावत ग्रंथ के लेखक जो हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए। पद्मावत ग्रंथ के लेखक जो हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा है। और दोस्तों ध्यान रहे, ये जो लेखक है, ये लेखक और शेरशाह सूरी के क्या थे, शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे। शेरशाह सूरी के क्या थे, दरबारी कवि थे, जिन्होंने ये ग्रंथ कब लिखा था, 1540 में लिखा था, 1540 ईस्वी में लिखा था, क्योंकि शेरशाह सूरी का कार्यकाल यही रहता है 1545 तक। और दोस्तों इस लेखक या इस ग्रंथ की यदि भाषा की बात करें और इस
लेखक या इस ग्रंथ की अपन शैली की बात करें तो दो बात और इंपॉर्टेंट मिलती है। यानी भाषा की बात करें दोस्तों तो कहेंगे इसमें इस लेख की भाषा क्या है, इस ग्रंथ की भाषा क्या है, अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। और यदि अपन बात करें इसकी शैली की तो यह कहेंगे मनसवी शैली में लिखा गया है। मनसवी शैली, मनसवी शैली में लिखा गया है। तो दोस्तों इस ग्रंथ के अंदर किसका वर्णन मिलता है? कहेंगे पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी की प्रेम कहानी और अलाउद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी के सौंदर्य पर मुक्त होने की कहानी और राघव चेतन द्वारा भड़काने का जो सिस्टम चला था उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो आइए हमारे साथ में और अब आगे की प्रक्रिया क्या रहती है उसके बारे में अपन जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे। आपको ये एक बात दोस्तों और भी ध्यान में रखनी है कि जो रावल रतन सिंह हुआ था ये रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ था। यानी ये पूछ ले कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ था दोस्तों? रावल शाखा का अंतिम शासक है रावल रतन सिंह हुआ था। इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दोस्तों इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए, मेरे याद आई है। यानी इसके पास में भी एक दूती थी, कुमुदती नाम की एक दूती बिंगो भी आगे काम में लेसियोखिया के बात करें उस बात को अपन ध्यान में रखिए। इसका दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना था। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी सी मौखिक बात और बता देता हूं। दोस्तों कहा जाता है कि पद्मावत जो ग्रंथ था, पद्मावत ग्रंथ से पहले एक चारण कवि था, कवि वेन ने पद्मावत ग्रंथ से पहले भी इस रतन सिंह और पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रेम कहानी जो रहती है या अलाउद्दीन खिलजी का पद्मिनी के ऊपर मुक्त होने की कहानी और रतन सिंह और पद्मिनी की प्रेम प्रसंग की कहानी का मौखिक रूप से वर्णन कर दिया था। एक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन ही माना जाता है एक जैन आचार्य हुआ था, उसका नाम था ककुक सूरी ने एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम था नाभि द्वार में इन्होंने रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन और अलाउद्दीन खिलजी का रानी पद्मिनी के सौंदर्य पर मुक्त होने का वर्णन कुछ अपने ग्रंथ के आधार पर बताया गया है। ऐसी जानकारी भी हमें यहां से मिलती है। दोस्तों एक बात दोस्तों आप और भी ध्यान रखिएगा, ये जो पद्मावत ग्रंथ जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, इसको काल्पनिक माना है। क्या माना है? काल्पनिक माना है। किसने माना है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और एक कानूनगो लाल, इन्होंने क्या माना है इसको? तो दोस्तों ध्यान रहे कि पद्मावत ग्रंथ को काल्पनिक अवधारणा, काल्पनिक कहानी किसने मानी है? तो कहेंगे डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसे राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान इतिहास, कर्नल टोड ने राजस्थान का इतिहास अंग्रेजी में लिखा था, जिसे राजस्थान इतिहास का पिता कहा जाता है। और राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता की यदि बात करें तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है। और इन्होंने पद्मावत ग्रंथ को क्या माना है? काल्पनिक माना है। दूसरा कानूनगो लाल ने भी इस ग्रंथ को क्या माना है? काल्पनिक माना है। ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि ये जो रूपरेखा बनती है, इस रूपरेखा के आधार पर सारी कहानी टिकी हुई है। और आगे जो अपन यहां से एक बात और भी कर सकते हैं कि ये दोस्तों नाग है, नागमती से एक पुत्र की जानकारी मिलती है दोस्तों, नागसेन। क्या नाम है इसका? एक पुत्र हुआ था नागसेन। प्रभावती से एक पुत्र हुआ था, उसका नाम है वीरभाण। क्या नाम है? वीरभाण। ये जानकारी भी हमें यहां से मिलती है दोस्तों। तो समझिएगा दोस्तों, आप एक बार फिर से मेरे द्वारा समझिए और फिर अपन कहानी को आगे बढ़ते हैं कि मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ था। मेवाड़ का शासक रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ था मेवाड़ का। इसकी पत्नी थी नागमती, प्रभावती, पद्मावती। इसकी सबसे प्रिय पत्नी थी वो पद्मिनी आने से पहले नागमती और प्रभावती थी, और पद्मिनी आने के बाद में सबसे प्रिय पत्नी थी पद्मिनी थी। दोस्तों कहा जाता है कि नागमती से नागसेन हुआ था, प्रभावती से वीरभाण हुआ था, और मेवाड़ के समकालीन इसके दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी था, जिसकी प्रिय पत्नी, प्रिय बेगम का नाम था चिमना। इसके पास में एक सुरजा नाम का दूत था और एक दूती थी, उसका नाम था
आशा। ठीक है, अब एक इधर कुंभलमेर कस्बा पड़ता था दोस्तों। कुंभलमेर में अपन कह सकते हैं कुंभलमेर का शासक था देवपाल, जो इसका दुश्मन था रतन सिंह का, और दूती कुमुदत्ती इसकी एक क्या थी, दूती थी। ये जो दोस्तों है आशा जो है ये जोगिन का भेष धारण किया करती थी। किसका भेष? जोगिन का भेष धारण किया करती थी। और ये दूती भी किसका भेष धारण किया करती थी? जोगिन का भेष धारण किया करती थी। इधर दोस्तों अपन सिंहल द्वीप की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, तो शासक था गंधर्व सेन, और गंधर्व सेन की पत्नी थी चंपावती, और चंपावती पुत्री थी पद्मावती पद्मनी। पद्मनी के पास में एक हीरामन नाम का तोता था, जिसे हिंदुओं का आकाश लोचन भी तोता कहा जाता है, तूतिया भी कहा जाता है, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है, जो आदमी की हूबहू बोली बोले कर तो, आदमी की हूबहू बोली बोले कर तो। और पद्मनी का चाचा था गोरा, और भतीजा यानी भाई था इसका, अपन कह सकते हैं बादल। क्या था? भाई था इसका बादल। ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो अब आइए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, आगे समझने का प्रयास कीजिए। अब कहानी की रूपरेखा कहानी की ओर मोड़ते हैं, यानी जितनी काम की है उतनी कहानी अपन ध्यान में रखते हुए आगे की ओर मोड़ लेते हैं। समकालीन इसको पढ़ा रहने दो ऐसे ही। अब देखते हैं दोस्तों कहा जाता है कि रावल रतन सिंह अति सुंदर शासक थे, वीर थे, कर्तव्यनिष्ठ शासक थे, बुद्धिमान थे, संगीतज्ञ थे। इस प्रकार के शासक रतन सिंह हुआ करते थे। अब दोस्तों इधर से बात करते हैं सिंहल द्वीप में क्या घटना घटती है उसकी बात करते हैं। सिंहल द्वीप की दोस्तों घटना घटती है कि राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती पद्मावती के वर को लेकर परेशान थे, यानी इसके रिश्ते को लेकर परेशान थे। इस बात की चर्चा पद्मावती अपने तोते हीरामन के साथ किया करती थी। अब इस तोते ने कहा कि यदि आप कहो तो मैं आपके लिए वर ढूंढूं। तो इसने कहा भी देख लो, आपका विचार सोच लो। तो कहते हैं कि इस हीरामन तोते यहाँ से उड़ता है और यहाँ से उड़कर घूमता घूमता, कहते हैं यहाँ से घूमता घूमता, कौन उड़ता है? हीरामन तोता उड़ता है और घूमता घूमता कहाँ पहुंच जाता है? यानी दर्रा अभ्यारण्य में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? दर्रा अभ्यारण्य पहुंचता है। दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पहुंचता है? कोटा झालावाड़ यानी गागरोन कह सकते हैं। दर्रा अभ्यारण्य में कौन पहुंच गयो? गागरोन तोतो पहुंच, उरे कौन सो आ गयो? सॉरी, हीरामन तोता आ गया। हीरामन तोतो आ गयो। अब देखता रहो कि हीरामन तोता यहाँ पर आकर बैठता है, और यहाँ पर दोस्तों एक शिकारी आता है, और शिकारी ने इस तोते को पकड़ लिया और मारने का प्लान किया। तो तोता वैसे के वैसे ही बोल रहा था, जैसे वो बोल रहा था सेम का सेम वो बोला। तो उसने सोचा कि यार ये तोता अपने वाले तोतों से अलग है, क्यों ना इस तोते को कहीं ज्यादा पैसों में बेच दिया जाए। तो इसने क्या किया, किसी ब्राह्मण को इस तोते को बेच दिया। यानी इस तोते को क्या किया? किसी ब्राह्मण को इस तोते को बेच दिया। यानी तोते को बेच दियो भाई, 10-5 हजार में बेच दियो। बेच के काम करो, ब्राह्मण के काम करो। यहां से ये तोतो लेके की कना गयो? रावल रतन सिंह कना गयो। और रतन सिंह ने ओ ब्राह्मण अठू आयो की कने? रावल रतन सिंह ने, और ओ तोतो है रावल रतन सिंह ने बेच दियो। रावल रतन सिंह को इस तोते को दे दिया। रावल रतन सिंह इस तोते को खरीद लियो। खरीदने के बाद में जानकारी मिलती है कि रावल रतन सिंह इस तोते की देखभाल करे करतो। रावल रतन सिंह इस तोते की करतो दोस्तों, देखभाल करते हो। कहानी को समझेगा, कहानी में त्रुटि ना हो जाए। रावल रतन सिंह इस तोते की देखभाल किया करता था, और ये तोता इसके साथ में बात किया करता था। अब हुआ ऐसा कि एक दिन ये किसी कारणवश बाहर गया, और बाहर गया तो अपने तोते की देखभाल का काम किसको सौंप दिया? रानी नागमती को सौंप दिया। ये भी अति सुंदर रानी थी, ये पटरानी थी। ये नागमती को इस तोते का कार्यभार सौंप दिया, भाई देखभाल करनी है, चाय पानी पियानो है चाय पानी पियानो। तो रानी नागमती ने क्या किया, इस तोते के साथ में देखभाल कर रही थी। किसकी देखभाल कर रही थी? तोता कौन था? हीरामन था। हीरामन की देखभाल कर रही थी, और अपने सुंदरता का बखान किया इसके सामने। अपनी सुंदरता का बखान किया, बोली मेरे जैसी सुंदरी और कोई नहीं है। इस प्रकार अपनी ही सुंदरता का बखान हीरामन तोते के सामने रानी नागमती करती है। तो रानी नागमती करने पर तोता इस बात को सहन नहीं कर पाया, और के बोले देख आ बात बिल्कुल ही गुंजच है। इस विश्व के अंदर तेरे से सुंदरी बहुत है, और एक श्रीलंका की
श्रीलंका के गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती वो तेरे से काफी ज्यादा सुंदर है। यदि वो पानी भी पीती है तो कंठों से जाता हुआ नजर आता है, और यदि गुलाब की पत्ती भी उसके ऊपर पड़ती है तो कहते हैं कि उसके बाहों से रक्त निकलना शुरू हो जाता है। इतनी सुंदरी है, तुम कहाँ हो? ये जानकारी सुनी किसने? नागमती ने। किससे? हीरामन तोते से। मन में विचार करो कि रतन सिंह अपने से अधिक प्रेम करता है, और यदि इस बात को रतन सिंह को बता दिया हीरामन ने कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है, तो रतन सिंह यहां से पद्मिनी को लाने चला जाएगा और अपने से प्रेम नहीं करेगा। प्रेम गधा इसी प्रकार होती है, प्रेम अंधा होता है? तो कहते हैं कि यहां से रवाना किस प्रकार की स्थिति होती है वो देखेंगे। यानी कहते हैं कि जैसे ही नागमती ने अपनी दासी को बुलाया और बुला के बोली तोतर मार दे। बोले क्यों? वो ये सुंदरता का बखान कर रहा है, फालतू में वो बता रहा है, फिर राजा मुझसे प्यार नहीं करेगा, उससे प्यार करने लग जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं कि उस दासी ने क्या किया, इस तोते को छुपा लिया। इस तोते को छुपा लिया और रानी को बोली कि मैं तोते ने मार दी हूं। अब घटना क्यों हुई कि शाम को राजा जी घर आया। घर आता ही राजा तोते ने देखता है राजा कहे कि तोतो उठ गयो। तो राजा को गुस्सा आया, तो धीरे से दासी ने उस तोते को ला जाकर राजा को दे दिया। अब तोते से राजा ने ये घटना पूछी, भाई ये क्रियाकलाप हुआ कैसे? तो राजा ने बताया कि तोते ने बताया कि आपकी रानी नागमती अपने सुंदरता पर घमंड कर रही थी, तो मैंने उसको सच बता दिया। बोले क्या सच बताया तूने? तो बोले मैंने सच बताया कि आपसे अति सुंदर, कई गुना सुंदर और एक रानी है सिंहल द्वीप में, एक छोरी राजकुमारी है, उसका नाम है पद्मिनी, जो गंधर्वसेन की बेटी है। तो कहते हैं कि राहुल रतन सिंह को इसकी सुंदरता का वर्णन करते करते उस हीरामन तोते ने काफी देर तक रानी पद्मिनी का वर्णन किया, क्योंकि राहुल रतन सिंह भी अति सुंदर शासक था। वर्णन किया तो रतन सिंह उस तोते की यानी हीरामन तोते की वर्णन से ही या रानी पद्मिनी के सौंदर्य की बात सुनकर ही बेहोश हो गया। अब इस घटना की जानकारी मिलती है कि जैसे ही ये तोता रतन सिंह को वापस होश आता है, तो कुछ इतिहासों के अनुसार जानकारी मिलती है कि रतन सिंह यहां से जोगी का वेश धारण करता है, यानी तोते को साथ में लेता है और रतन सिंह यहां से रवाना होता है। और किस वेश में? जोगी वेश में। जोगी वेश में कौन है? रतन सिंह। जोगी वेश में कौन है? रतन सिंह। रावल रतन सिंह जोगी वेश में इस तोते को हीरामन को साथ में ले लिया और हीरामन को साथ लेकर कहां पहुंचते हैं? यानी यहां से रवाना होते हैं। कहां से? यानी रवाना होते हैं कहां से? मेवाड़ से। मेवाड़ से रवाना होते ही दोस्तों कहा जाता है कि जैसे ही मेवाड़ से रवाना हुए तो एक क्षेत्र पड़ता है कलिंग। क्या पड़ता है? कलिंग देश। और कलिंग देश पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? कलिंग देश पहुंचने की जानकारी मिलती है दोस्तों। कलिंग देश का दोस्तों राजा था, उसका नाम था गजपति। क्या नाम था कलिंग देश का राजा? कलिंग देश का एक राजा था, उसका नाम था गजपति। कलिंग देश पहुंचते हैं और कलिंग देश में और यहाँ की जानकारी हमें ऐसा वृतांत के माध्यम से मिलती है कि राजा के पास से एक जहाज की मांग करते हैं। यानी क्या? कहां पहुंच गए दोस्तों? कलिंग पहुंच गए। और कलिंग के पास में कहते हैं, कलिंग का राजा कौन था? गजपति। कलिंग का राजा कौन था? गजपति। और गजपति से क्या ले लियो? एक जहाज ले लियो। गजपति से क्या ले लियो? एक जहाज ले लियो। जहाज लेने की जानकारी दोस्तों, ये राजा कहाँ का है? कलिंग का राजा है। और अब दोस्तों यहां पर ये क्या पड़ता है? श्रीलंका से पहले ये दोस्तों समंदर पड़ता है। क्या पड़ता है? 7 समंदर पड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 समंदर पार करके अपन कह सकते हैं 7 समंदर पार करके कहां पहुंचना पड़ता है? 1 2 3 4 5 6 और 7 समंदर पार करके दोस्तों कहां पहुंचना पड़ेगा? श्रीलंका पहुंचना पड़ेगा। कहां पहुंचना पड़ेगा? श्रीलंका पहुंचना पड़ेगा। अब दोस्तों इस कहानी को आप समझने का प्रयास कीजिए। यानी यहां से ये घटना शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? हीरामन तोते से शुरू होती है। यहां से ये घटना शुरू हुई थी। इस कहानी को एक बार फिर से मेरी समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर इसको स्टॉपिज करते हुए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि सिंहल द्वीप के शासक गंधर्वसेन चंपावती अपनी पुत्री पद्मिनी के योग्य वर ढूंढने में कामयाब नहीं हुए थे। इस बात की उनको चिंता सता रही थी, बार बार में चिंता कर रहे थे। तो कहते हैं कि इस तोते से
ये बात पद्मिनी किया करती थी। हिंदुओं का आकाश लोचन इस तोते को कहा जाता है। ये आदमी की हुबहू बोली बोलता है। अब दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ से ये तोता उड़ा और दर्रा, बयान, कोटा, झालावाड़ या गागरोड पहुंच जाता है और यहाँ पर इस तोते का शिकार कर लेता है एक आदमी। यानी इस तोते का क्या कर लेता है, शिकारी शिकार कर लेता है। और शिकारी जब इसको मारने का प्लान करता है तो तोता आदमी जैसी बोली बोलता है। तो ये सोचता है कि हम क्यों ना इस तोते को किसी आदमी को बेच दिया जाए और अच्छे पैसे मिलेंगे। तो इसने एक ब्राह्मण को बेच दिया और बेचने के बाद में कहते हैं कि इस तोते को ले गया था ये ब्राह्मण राजा के पास में। तो राजा ने इस तोते को खरीद लिया। अब राजा इस तोते के साथ में बात किया करता था और एक दिन किसी कारणवश राजा बाहर जाते हैं और तोते का कार्यभार जो है वो नागमती को सौंप देते हैं, रानी नागमती को सौंप देते हैं। रानी नागमती तोते का कार्यभार संभाल रही थी, इसको दाना पानी दे रही थी। तो रानी नागमती ने अपने ही सौंदर्य की चर्चा इस तोते हीरामन के पास साथ की। तो हीरामन ने कहा कि भाई आपसे काफी सारी सुंदरी है कि श्रीलंका की राजकुमारी पद्मिनी आपसे अति सुंदर है, कई गुना सुंदर है। तो इस सुंदरता को रानी नागमती सहन नहीं कर पाई। इसने अपनी दासी को बुलाया और हीरामन को मारने के लिए कहा। तो हीरामन को दासी ने छुपा दिया। जैसे ही राजा आया तो तोता ना मिला तो राजा क्रोधित हुआ। तो फिर दासी ने राजा को तोता ले जाकर दिया। अब तोते को पूछी ये घटना तो तोते हीरामन ने सारी कहानी बोलकर बता दी और बोलो कि भाई आपकी रानी नागमती सुंदरता पर इतरा रही है, घमंड कर रही है, इससे कई गुना सुंदर तो मेरी प्रिय अपन कह सकते हैं जो मुझे जो देखभाल करने वाली मेरा स्वामी जो है, स्वामी के रूप में पूज्य है, वो पद्मिनी इतनी सुंदर है जो आपकी नागमती तो क्या है, कुछ नहीं है उसके सामने। तो कहते हैं कि रतन सिंह उसकी यानी किसकी, पद्मिनी की तोते के द्वारा या हीरामन के द्वारा उसकी सुंदरता का वर्णन सुनकर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही होश आता है तो यहां से कहते हैं कि उड़ दोनों, एक रतन सिंह क्या करते हैं, जोगी का वेश धारण करते हैं और जोगी का वेश धारण करके दोनों तोता और रतन सिंह और जोगियों की टोली यहां से रवाना होती है और राजा कलिंग के पास में पहुंचती है। कलिंग के पास में पहुंचती है और कलिंग का राजा था गजपति। गजपति से एक क्या लेते हैं, जहाज लेते हैं पानी वाला, और पानी वाला जहाज लेकर 7 समुद्र पार जाते हैं। कहां जाते हैं, 7 समुद्र पार जाने की जानकारी मिलती है। और 7 समुद्रों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है कि समुद्र में कह सकते हैं 4 समुद्र और क्षीर समुद्र और दधी समुद्र, उदधी समुद्र और किलकिला समुद्र और मानसरोवर समुद्र, यानी 7 समुद्र है। एक तो कहेंगे 4 समुद्र, क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, उदधी समुद्र, किलकिला समुद्र और एक समुद्र का नाम मिलता है मानसरोवर समुद्र। ये 7 समुद्र पार करके और कहां पर पहुंच जाता है, श्रीलंका पहुंच जाता है। अब श्रीलंका पहुंचने की स्थिति देखिए आप कैसी बनती है, आगे क्या रूपरेखा बनती है, किस प्रकार की स्थिति आती है, उस स्थिति को आप यहां तक थोड़ा सा और समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों इसकी शादी तक की बात करेंगे आज अपन, उसके बाद की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। यानी यहां पर पहुंचता है और पहुंचते ही दोस्तों यहां श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका पहुंच गया और श्रीलंका पहुंचने के बाद में यहां देखो इस बाग में आ जाता है। यहां पर श्रीलंका का एक क्या था दोस्तों, एक बाग था और बाग के अंदर दोस्तों एक मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर का नाम था दोस्तों शिव मंदिर। किसका मंदिर था ये, शिव मंदिर था। किसका मंदिर था, बाग में शिव मंदिर आ जाता है। शिव मंदिर में मतलब जैसे ही श्रीलंका पहुंचा तो रतन सिंह कहाँ गया, यहां पर कौन आ गया, रतन सिंह आ गया जोगी वेश में। रतन सिंह जोगी बनकर आया था और साथ में कौन था, हीरामन तोता था। साथ में कौन था, हीरामन तोता था। अब दोस्तों देखिएगा घटना आपको यहां तक, यानी 7 समुद्र पार एक जहाज की सहायता से और रतन सिंह कहाँ आ जाते हैं, एक बगीचे में पहुंचते हैं। कहां पर, श्रीलंका में एक बगीचे में पहुंच जाते हैं और बगीचे में क्या बना हुआ था, एक शिव मंदिर बना हुआ था। क्योंकि श्रीलंका में रावण जो था, रावण ही भगवान शिव का भक्त था, तो शिव मंदिर तो मिलने ही है। शिव मंदिर में पहुंच जाता है। अब दोस्तों शिव मंदिर में रतन सिंह एक जोगी के वेश में पहुंचता है और साथ में हीरामन तोता है। जोगी के वेश में रतन सिंह शिव मंदिर में जाकर पद्मिनी को प्राप्त या देखने के लिए, यहाँ यानी उससे विवाह करने के लिए, देखने के लिए शिव जी से प्रार्थना या पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। इधर से दोस्तों ये हीरामन जो तोता है, ये जो हीरामन तोता है, इसकी जानकारी हमें क्या मिलती है कि हीरामन तोता रतन सिंह को बाग के अंदर छोड़कर और कहां आ जाता है, पद्मिनी के पास में आ जाता है। इस लाइन को आप समझने का प्रयास कीजिए कि हीरामन तोता रतन सिंह को शिव मंदिर में छोड़कर कहां आ जाता है,
पद्मिनी के पास में रहता है और पद्मिनी को इसके बारे में सारी बात बताता है। तो पद्मिनी ने कहा कि आपके जोगी को कहो कि जोगी वेश में राजा मेवाड़ के राजा रतन सिंह को लेकर आया हूं मैं, अति सुंदर वो राजा है, आपके योग्य वर है पद्मिनी। तो पद्मिनी इस बात को मानती है, लेकिन उससे मिलने के लिए तारीख कब निश्चित होती है, यानी कहती है पद्मिनी हीरामन को कहती है कि जाओ उसको कह दो कि वसंत पंचमी के दिन, कब, वसंत पंचमी के दिन मैं इसी मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी, वसंत पंचमी के दिन मैं इसी मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी। तो कहते हैं कि दोस्तों कि जैसे ही हीरामन तोता वापस जाकर रतन सिंह को यह बात बताता है कि आप अपनी पूजा अर्चना जारी रखें और वसंत पंचमी के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए कौन आएगी, रानी आएगी। वसंत पंचमी के दिन ये जो राजकुमारी है ये आएगी। तो जैसे ही यहाँ पर जानकारी मिलती है वसंत पंचमी के दिन रानी पद्मिनी या अपन कह सकते हैं राजकुमारी पद्मिनी गंधर्वसेन की बेटी इस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है, इस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है। दोस्तों कहा जाता है कि जैसे ही इस मंदिर में पूजा करने के, सौंदर्य एक चीज ऐसी होती है, दिल में हौसला तो बड़ा रखना पड़ता है दोस्तों, हंसने के लिए हर चीज बड़ी शौर्य के साथ, वीरता के साथ में नजर आती है, क्योंकि दिल में यदि हौसला नहीं होता तो किसी भी चीज को प्राप्त नहीं करते, किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त करने के लिए हर चीज का प्रयास बड़ा जरूरी होता है। किसी को चाहत बड़ी, दोस्तों कहते हैं ना कि आंधी तूफान चलते रहते हैं लेकिन डगर के रास्ते उसी प्रकार ही रहते हैं जिससे पहले थे। कितनी भी आंधी के चलने से पहाड़ों में कभी छेद नहीं हुआ करते, वो पहाड़ वहीं रहा करते हैं। ऐसी जानकारी भी हमें देखने को मिलती है और सीखने को भी मिलती है। तो अपन कह सकते हैं कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। इसी लक्ष्य के साथ में यहाँ पर पहुंचा था। और कहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन रानी पद्मिनी आती है और जोगी वेश में रतन सिंह को देखती है। अब जैसे ही रतन सिंह को देखा और रतन सिंह ने रानी को देखा या राजकुमारी को देखा, तो देखते ही रतन सिंह बेहोश हो गया। पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी 1540 के अनुसार शेरशाह सूरी के दरबारी कवि जो भाषा जो लिखते हैं और शैली जो लिखते हैं उसमें एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत में लिखता है कि यहाँ पर ये रतन सिंह है देखते ही बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में जब वो राजकुमारी वापस जाती है, दोबारा होश आया, औजू देखा, औजू बेहोश। अब जैसे ही वास्तव में वापस जाती है तो उसने रतन सिंह के ऊपर थोड़ा सा चंदन छिड़का और चंदन छिड़ककर बोली, कुछ शब्द लिखे, बोली कि चंदन छिड़ककर बोली, जो तूने शिक्षा प्राप्त करना तो सीखा है रतन सिंह, तूने शिक्षा प्राप्त करना तो सीखा है राजा जी, परंतु जब फल प्राप्ति का समय आया तो तू सो ही गया। तूने शिक्षा प्राप्त करने का, तूने शिक्षा प्राप्त करना तो सीखा है, तूने शिक्षा प्राप्त करना तो सीखा है, परंतु जब फल प्राप्ति का समय आया तो तू बेसुध होकर सो ही गया। ऐसा कहकर यदि तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे सिंहलगढ़ में प्रवेश कर जाना, मेरे सिंहलगढ़ में प्रवेश कर लोगे तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। ये कहकर कहते हैं कि पद्मिनी वापस अपने सिंहलगढ़ में प्रवेश कर गई। अब पद्मिनी का जो महल था वहां पर सिंहल प्रदेश में, वो बड़ा ही विचित्र और अति सुंदर महल था और काफी ऊंचाई पर था और वहां जाने के लिए हर कोई आदमी वहां जा नहीं सकता था, ऐसी जानकारी भी हमें मिलती है। अब दोस्तों कहते हैं कि उस टाइम की यदि अपन बात करते हैं, पद्मावत ग्रंथ की यदि बात करते हैं, तो कुछ इतिहासकार ये लिखते हैं कि हीरामन जो तोता है, हीरामन तोता जो किसके पास में था, रतन सिंह के साथ दे रहा था और रतन सिंह को हीरामन तोते ने सिंहलगढ़ पहुंचने का रास्ता बताया। और कुछ इतिहासकार ऐसे भी लिखते हैं कि वहां पर भगवान शिव प्रकट होते हैं और शिव जी ने क्या किया था, यहाँ पर अन्य रूपों के माध्यम से या जोगी भेष में शिव जी प्रकट होते हैं और वो उनको रास्ता बताते हैं, सिंहल भट्टिका देते हैं, जिससे उस रास्ते के माध्यम से वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन उसी बगीचे में रतन सिंह घूमते रहते हैं, उसी बगीचे में रतन, इस बात का प्रेम प्रसंग की पता चला गंधर्वसेन को, तो बगीचे में घूमते हुए एक साधु को देखा। जैसे इस साधु को देखा तो गंधर्वसेन ने उसको अपने पास बुलाया और बुलाकर बोला कि आप कौन हो? बोले जोगी हूं मैं। तो बोले यार जोगी जैसा आप लगते नहीं हो, मुझे कोई आप राजकुमार लगते हो। बोले
सच सच बता दो आप कौन हो। तो उसने बताया था कि मैं मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह हूँ, मेवाड़ का शासक हूँ, रावल रतन सिंह राजा हूँ, और मैं आपकी पुत्री पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। एक बार मन में विचार करिए यार, कहाँ कौन का, कहाँ कौन का। अब आपको पता है कि कहने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, कि वरना वैसे गड़बड़ हो जाए कि क्या पता ये क्या करेगा, सालों मारेगा छोड़ेगा, वो तो विश्वास को नहीं। तो उसने क्या किया, रतन सिंह ने क्या किया, अपने दिल में हौसला, यार शादी करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, लेकिन आपने कहने में किए जाए। तो जैसे ही कहते हैं कि रावल रतन सिंह ने क्या किया, गंधर्व सेन के सामने अपनी बात रखी, बोलियो कि मैं मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह और आपकी पुत्री पद्मिनी से शादी करना चाहता हूं। तो गंधर्व सेन ने इसकी बात मान ली, बोले भाई ठीक है, आप शादी करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम तो काफी दिनों से वर ढूंढ रहे थे, आप मिल ही गए। अब कहते हैं कि रतन सिंह और रानी पद्मिनी की यहां पर शादी कर देते हैं। शादी हो गई दोनों में, और शादी होने के बाद में जानकारी मिलती है, ओम स्वाहा गड़बड़े सड़बड़े पिंपल पर चढ़ाए बांदरो स्वाहा, लियाओ रे चोरो 5 रुपया रे लाडू रे केड़ो रख दियो। इन प्रकार का करे पंडित, ब्याह कर दियो, मार लाडे ले रो, पहलो फेरो, दूजो फेरो, तीजो फेरो। अपने राजस्थान में तो बहुत सारी प्रक्रिया चलती रहे। मोठ सा मत पाड़ लाडो मारी तने हंसेगी सहेलियां, हलवा हलवा चाल लाडो मारी तने हंसेगी सहेलियां। ई प्रकार आपने अठे गीत गाए जाओ, मार लाडी ले रो, पहलो दूसरो तीसरो चौथो फेरो लगा के काम है नक्की करो। अब कहते हैं 7 फेरा होए करता ले लागे रवाना हुए कुछ समय बाद में। अब पीछे से मेवाड़ की जो स्थिति है, मेवाड़ की स्थिति भी बड़ी घटिया होने लगी। तो रानी नागमती की एक जानकारी मिलती है, इसने एक पक्षी के माध्यम से रतन सिंह को एक संदेशा भेजा था। ऐसी जानकारी मिलती है कि एक नागमती ने एक पक्षी के माध्यम से रतन सिंह को संदेशा भेजा था कि वो जहां भी हैं वहीं भी हैं, यानी श्रीलंका गए होंगे पद्मिनी प्राप्त करने के लिए। तो वहां उनको बताओ कि अब अपने क्षेत्र चलो और वहां के राजकार्य को संभालो, स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है। तो इस प्रकार की घटना, यहां से रावल रतन सिंह पद्मिनी से शादी करके वापस रवाना होते हैं, और इन समुद्रों के अंदर रतन सिंह को किस स्थिति का सामना करना पड़ता है, और किस प्रकार से रावल रतन सिंह और पद्मिनी दोनों बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ने के बाद में दोनों एक कैसे होते हैं, और मेवाड़ पहुंचने के बाद में राघव चेतन की क्या प्रक्रिया रहती है, और एक दूसरा जो शासक बताया था देवपाल की क्या प्रक्रिया रहती है, दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी की क्या प्रक्रिया रहती है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो दोस्तों यहां तक मैंने आपको बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया है, और यदि इस वीडियो को आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक वीडियो को बार बार देखने की कृपा करें। एक बार शॉर्टली मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा कि रतन सिंह मेवाड़ का शासक था, और यहाँ पर पद्मिनी का हीरामन तोता आया था, और उस तोते को कहते हैं कि किसी ने शिकार के तौर पर गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके ब्राह्मण को बेच दिया, और ब्राह्मण ने इस तोते को राजा को बेच दिया। और राजा एक दिन राजा इसकी देखभाल क्या करते थे, बातें क्या करते थे। एक दिन राजा किसी कारण से बाहर जाते हैं, नागमती को इसका कार्यभार देते हैं, और नागमती ने तोते के सामने अपनी सुंदरता का बखान किया। तोते से इस बात का सहन नहीं हुआ, और तोते ने क्या किया, पद्मिनी के बारे में बता दिया। तो रानी ने गुस्सा होकर अपने सौंदर्य पर मुक्त हो, अपने सौंदर्य की चर्चा बड़ी मानकर कहते हैं कि तोते को मारने के लिए दासी को बोल दिया, और दासी ने तोते को छुपा कर रखा। जैसे ही राजा आया तो राजा को तोता दे दिया। राजा ने तोता से बात पूछी तो तोते ने पद्मिनी के सौंदर्य का वर्णन किया, तो राजा बेहोश हो गया। और जैसे ही जोगी वेश बनाकर रतन सिंह और हीरामन तोते के साथ में रवाना होते हैं, यहाँ से कलिंग क्षेत्र पहुंचते हैं। कलिंग क्षेत्र के राजा गजपति से एक पानी वाला जहाज लेते हैं, जहाज में बैठकर 7 समुद्र पार कहते हैं कहां पर आ जाते हैं, श्रीलंका के बाग में आ जाते हैं। बाग में रावल रतन सिंह शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं पद्मिनी के लिए, और हीरामन तोता उड़कर संदेश लेकर जाता है पद्मिनी के पास। पद्मिनी कहती है कि मैं वसंत पंचमी के दिन मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी, तब देखूंगी। तो कहते हैं कि इसने संदेशा दे दिया कि वसंत पंचमी के दिन पद्मिनी यहाँ पर आएगी। अब जानकारी मिलती है कि वसंत पंचमी के दिन पद्मिनी यहाँ पर आई, और पद्मिनी आने के बाद में जैसे ही पद्मिनी को रतन सिंह और रतन सिंह को पद्मिनी ने देखा तो रतन सिंह बेहोश हो गया, और बेहोश होते ही जाते जाते राजकुमारी पद्मिनी क्या करती है, उस पर चंदन छिड़क देती है, और कहती है जो तूने शिक्षा तो प्राप्त करना सीखा है रतन सिंह, तूने शिक्षा तो प्राप्त करना सीखा है, जब फल प्राप्ति का समय आया तो तू तो बेहोश ही हो गया। जब फल प्राप्ति का, यानी रानी वहां पर आई हुई थी तो तू तो बेहोश ही हो गया। ऐसा कहकर रानी वापस अपने महल आ जाती है, और महल आने के बाद में कहते हैं कि ऐसा भी कहा था यदि तू सूरवीर है और मुझसे शादी करना चाहता है तो तू मेरे महल
मेरे महल सिंहलगढ़ में प्रवेश कर जाना, फिर मैं आपसे शादी करूंगी। तो धीरे धीरे ये स्थिति होती है कि रतन सिंह काफी बेचारा, बाद में जब होश आया तो दुखी हुआ और उसी बाग बगीचे में घूम रहा था। इस घटना की जानकारी मिलती है गंधर्व सेन को, और गंधर्व सेन ने क्या किया था, राजा को पास में बुलाया, जोगी वेश में था, पूछा कि भी आप कौन हो। तो उसने बताया कि मैं एक मेवाड़ का शासक रतन सिंह हूँ, आपकी पुत्री पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ने हाँ कर दी और होम स्वाहा गड़बड़े सड़बड़े पे पिंपल पर चढ़े बांद्रो स्वाहा के माध्यम से क्या कर दी, फेरा लगा दिया। और फेरा लगाने के बाद में इसी समुद्र के माध्यम से वापस रवाना होते हैं। और समुद्र के बीच में, समुद्र में भी कुछ घटनाएं घटती हैं, दोनों राजा और रानी बिछड़ जाते हैं, और बिछड़ने की क्या प्रक्रिया होती है, फिर वापस एक कैसे होते हैं वो चीज भी, और वापस रतन सिंह मेवाड़ पहुंचते हैं। मेवाड़ में राघव चेतन की क्या घटना घटती है, और कुंभलनेर के राजा देवपाल की क्या घटना घटती है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप इंतजार कीजिए, मैं आपको अपलोड करूंगा। तो दोस्तों ये कहानी अपन ने रतन सिंह के बारे में पढ़ी है, और यदि आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं सुरेंद्र प्रजापत, फिर से आप सभी का स्वागत है।